हेलो गाइस, हाउ आर यू। चलिए, तो लॉकडाउन जो है अब हमारा 2 वीक्स के लिए और एक्सटेंड हो गया है। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। तो हम इसी तरीके से और ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? 5 है, क्लास 10th में। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है अगर आप इसको समझेंगे बहुत इजीली। क्योंकि बोर्ड में कोई भी जो क्वेश्चंस आएगा वो ऐसा नहीं आएगा कि किसी भी बुक से सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होगी, और अगर हम अच्छे से समझेंगे तो उस क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट भी करके आएंगे। और ये गारंटेड है कि आप 100% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे अगर आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग का जो पहला टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? चलिए, तो सबसे पहला है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। आपने कहा कि पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन हुआ वो क्यों हुआ? उसकी कुछ नीड तो आई होगी ना हमें। जब तक नीड नहीं होती हम किसी चीज की तब तक हम करते भी नहीं है उसको। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक नीड आई थी क्लासिफिकेशन की, इस कारण हमने क्लासिफिकेशन किया था। चलिए, तो ड्यूरिंग द ईयर 18 व्हेन ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। जब हम अगर बात करें 1800 की तो केवल 30 एलिमेंट हमारे पास थे। ठीक है, ऑल ऑफ देम वर ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थे। तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है बेटा यहाँ पे, तो क्योंकि 30 एलिमेंट्स है और सबकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है ना। जब 30 एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं तो फिर क्लासिफिकेशन की क्या नीड? कुछ भी क्लासिफिकेशन की नीड नहीं है। बट प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, scientists had difficulty in organizing all the elements that were known at that time. So they started looking for the pattern in their property so that their study becomes easy. जब 1800 चला गया तो बेटा और एलिमेंट्स हमारे आने लगे। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया? साइंटिस्ट ने किया कि हम एक पैटर्न ढूंढने लगे उनकी प्रॉपर्टीज में। हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन जब 1800 के बाद की अगर हम बात करें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनमें पैटर्न आया था। वो आप आगे पढ़ेंगे क्या पैटर्न आया था। तो साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही स्टार्ट किया, यही फाइंड करना स्टार्ट किया कि उनकी प्रॉपर्टी में क्या कोई पैटर्न है। क्योंकि अगर हम उनकी प्रॉपर्टी में कोई पैटर्न सर्च कर लेते या करेंगे तो उनकी जो स्टडी है, एलिमेंट्स की जो स्टडी है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो था वो बहुत ही ज्यादा हमारी नीड हो चुका था उस टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है क्लासेस में हमारे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होते हैं, है ना। तो हमें भी क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है कि भाई ये बिलो एवरेज स्टूडेंट है, ये एवरेज स्टूडेंट है, ये है ना। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन की हमें नीड यहाँ पर हुई। तो हम पढ़ते हैं कि कैसे हमने उस क्लासिफिकेशन को किया। ठीक है, चलिए, तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। Classification helps in systematic observation, drawing meaningful patterns in terms of similarities. किसमें? Similarities and dissimilarities. Clear of the better and meaningful understanding of the properties of element. अब वो मेटल भी थी और नॉन मेटल भी थी, तो मतलब हमने उनमें इस तरीके से पैटर्न देखा, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का। ठीक है, जिससे हम उनको अच्छे से समझ सकें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है? अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये जितने भी क्लासिफिकेशन है, नंबर फर्स्ट ये, नंबर सेकंड ये, नंबर थर्ड ये तीनों के तीनों जो आपके बेस्ड थे, ये आपके जो बेस्ड थे वो किस पर बेस्ड थे? एटॉमिक मास पर बेस्ड थे। ये तीनों के तीनों किस पर बेस्ड थे? आपके एटॉमिक मास पर बेस्ड थे। कुछ बात आई समझ में? किस पर बेस्ड थे? एटॉमिक मास पर आपके। क्लियर? और ये अच्छे भी थे, जो स्टार्टिंग हुई है वो यहाँ से भी हुई, यहीं से हुई है इनकी। क्लियर? एटॉमिक मास पर बेस्ड थे। चलिए, तो सर अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहला है डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, उसके बाद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तीनों के तीनों बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी भी हैं, बोर्ड में जनरली क्वेश्चंस आ भी जाता है। तो हम पढ़ते हैं ये क्या है। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहला है डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स।
ट्राइड्स मतलब तीन का कोई पेयर, किसका पेयर, तीन का कोई भी पेयर। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने तीन एलिमेंट्स का कोई भी पेयर लिया, तो ही रियलाइज्ड व्हेन वी अरेंज्ड दीज थ्री एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब तीन एलिमेंट हमने चूज किए, ए बी और सी, और हम इन तीनों मतलब इस ट्राइड को हम इस तरीके से अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के। ये लिखा हुआ है ना, देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये देखिए लिखा हुआ है देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से आप अरेंज करिए इसको, तो क्या होगा, तो इन्होंने कहा द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट was roughly the average of the atomic mass of the first and third element। मतलब सर समझ में नहीं आया, समझिए तो फिर तीन एलिमेंट का एक ट्राइड लेंगे, क्लियर। अब उस ट्राइड में क्या करेंगे, उस ट्राइड को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो क्या हो, कि जो मतलब हम इस तरीके से उसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर। अब उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा और जो थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, उन दोनों का मीन या उन दोनों का एवरेज आपका इक्वल होगा किसके, जो आपका मिडिल में रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने लिया लिथियम, नेक्स्ट लिया आपने सोडियम, और नेक्स्ट लिया आपने पोटेशियम, क्लियर। जो लिथियम का आपका मास होता है वो कितना होता है 7, कितना होता है 7। सोडियम का कितना होता है 23, और पोटेशियम का कितना होता है आपका 39, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई सबको, किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, ठीक है। चलिए तो अब हमने इनका क्या है, ये ट्राइड है भाई, देखिए नंबर फर्स्ट ये रहा, नंबर सेकंड ये रहा, और नंबर थर्ड ये रहा, है ना। अब क्या है, आपने इसको कंसीडर किया, सपोज ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये एलिमेंट नंबर 2 है, और ये एलिमेंट नंबर 3 है। अब ये आपका 3 का पेयर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ट्राइड हो गया। क्या हुआ है आपका ये ट्राइड, क्लियर। अब तो डोबेराइनर ने कहा क्या कि जो सर फर्स्ट एलिमेंट है और सर जो थर्ड एलिमेंट है, उन दोनों का मीन, मीन या फिर एवरेज आपने मैथ्स में पढ़ा है, कैसे फाइंड करते हैं, सर जितने भी नंबर हो उन सबको ऐड कर दो। सर आपके पास 7 और 39 है, कितने नंबर है बेटा मेरे पास 2 है ना, तो ये 1 ये 2, तो आप 2 से ही डिवाइड कर दोगे, जितने भी नंबर हो आप उतने से नंबर से डिवाइड करते हैं। 7 और 39 कितने होते हैं 46 अपॉन 2, तो कितना आ गया 20, और ये 23 देखिए क्या इसके सिमिलर है क्या भाई, क्या ये और ये दोनों सिमिलर हैं, सेम है दोनों ही, तो क्या हुआ सर डोबेराइनर रूल तो हमारा फॉलो हो गया। यस बेटा बिल्कुल सही बात किया आपने, आपका जो डोबेराइनर रूल था वो अब फॉलो हो जाता है, ठीक है। चलिए तो फिर आपने यहीं पे यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो आपका एटॉमिक मास होगा फर्स्ट और थर्ड का, उसका जो एवरेज होगा वो इक्वल होगा सेकंड वाले के। अब यहाँ पे इसने गिवन ट्राइड दी, तो ट्राइड ये है आपका, एक ट्राइड 2 है, एक ट्राइड 3 है, और एक ट्राइड आपका 4 इसने गिवन दिया हुआ है। मैंने आपको ये वाला एग्जांपल लेके समझाया था अभी, कौन सा लिया है मैंने, ये वाला लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये वाला लिया है ना। अब आप इनको खुद से कैलकुलेशन करके देखेंगे बाकी एलिमेंट्स को, कैल्शियम का स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमियम और आयोडीन नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक, इन सबको आप अब एग्जांपल करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी गिवन दिया हुआ है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, सबसे पहले फर्स्ट का और थर्ड का आप क्या करोगे, मीन फाइंड करोगे, ये फाइंड किया इसने मीन कितना है 23, तो 22.9 अप्रोक्स 23 होता है ना ये भी, तो इसका मतलब ये रूल आपका क्या हुआ सक्सेसफुल ट्रायल, क्लियर। देखिए कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम आपने इसका भी किया,
दैट इज 87.6, ये 88.7, नियरली इक्वल है। आपने इसको भी क्या भैया सक्सेसफुल कर दिया। नेक्स्ट है क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। ClBrI, तो फर्स्ट का और थर्ड का आप क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे। ये है 79.9, ये 81.2, ये भी नियरली मान के आपने सक्सेसफुल कर दिया इसको। लेकिन अब देखिए इसको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक 14, 13.9 और 74.9, जब आपने इसका सम किया दैट कम्स 44.5, बट आपका कितना है 30.9। सर ये तो इतना ज्यादा आ गया कि इसको तो संभालना ही मुश्किल हो गया है। अब भैया आप देखिए 30 है और ये 44.5 है, ये तो बहुत डिफरेंस है। तो सर अब ये क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो बेटा क्या हुआ, लिमिटेशन आ गई अब। However, Dobereiner soon find out that this was not uniform across all elements. ये जो था वो कुछ ही एलिमेंट तक अप्लाई होता है, उसके बाद ये अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, was not find out that was not uniform across all elements, and so this system had very short lived and limited। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आपका अगर डोबेराइनर बोलता है कि वो कहते 3 एलिमेंट आपको गिवन है जो बिल्कुल अच्छी तरीके से डोबेराइनर ट्राइड्स को फॉलो करते हैं, उनके आप नेम लिखिए। तो सबसे अच्छे तरीके से तो सर केवल इसी ने किया है। जो सबसे पहला ट्राइड था, ट्राइड नंबर 1, तो वो। क्लियर, तो बोर्ड में कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। बेटा कुछ भी कम है प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप से या फिर कॉल करके मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और एक वन थिंग और, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है, एंड लाइक भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। 3 लॉ बताए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपके एटॉमिक मास पर बेस्ड थे। कौन कौन से, सबसे पहला था डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, सेकंड है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड द थर्ड वन इज न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। चलिए तो फिर अब हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। कौन सा पढ़ते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सर ये क्या है, सभी ने सा रे गा मा पा धा नी सा सभी ने पढ़ा है ना। चलिए तो फिर आज उसका यूज कर लेते हैं। चलिए तो इन 1866 न्यूलैंड अरेंज द non-56 element in increasing order of their atomic masses। क्या कह दिया इन्होंने भी, एटॉमिक मास पर बेस्ड होंगे, है ना। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा उन्होंने अपने मास को, किसमें रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। हाइड्रोजन being the lightest was obviously first and the last being thorium, ठीक है। एंड they realized that every 8th element, कौन सा जी, every 8th element, ये लिखा हुआ देखो, every 8th element had properties similar to that of the first element, just like 8 musical notes। चलिए तो म्यूजिकल नोट स्टार्ट करते हैं सर। पहले सा नंबर फर्स्ट, रे सेकंड, गा मा पा धा नी सा। आपने सा से स्टार्ट किया था और 8th नंबर पे भी क्या है, सा। तो इसका मतलब 8th नंबर पे प्रॉपर्टीज जो है क्या, वो रिपीट हो रही है। तो इन्होंने भी तो यही कहा है कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, कि मतलब 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। क्लियर, जिस तरीके से क्या होता है, म्यूजिकल नोट पे होता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, इंडियन में सारे गामा पाधानी सा लिखते हैं ना, तो सा रे गामा पाधानी से एक आपको गिवन है यहाँ पे, है ना। ये लिखा हुआ है सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद सा क्या आ जाता है, फिर आ जाता है आपका, आ जाता है ना। तो आप देखिए इसको वेस्टर्न लिखते हैं डू रे मी फा सो ला टी, ठीक है। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन लिखा, लिथियम लिखा, मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। तो इसमें क्या फाइंड हुआ, में इसमें आपको फाइंड हुआ जब आपने अरेंज किया,
कि सर हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल एंड ब्रोमीन इन सब के सिमिलर होती है। ऐसे ही सर लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और रुबिडियम के सिमिलर है सर। अच्छा, बेरिलियम की प्रॉपर्टी बेटा मांगे, कार, सफारी, ये रहा। और तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 8 एलिमेंट है जैसे ये रहा, इनकी आपस में प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। ऐसी इनकी भी आपस की प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सेम है। इनकी भी आपस की प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सेम है। तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक है, आगे भी सब में है, ठीक है। तो देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, lithium, sodium and potassium similar properties that Dobereiner tried in Newland's law of, ये लिखा हुआ है, लिथियम में लिखा हुआ है, सोडियम में लिखा हुआ और पोटेशियम में लिखा हुआ, ठीक है। इफ Li is the first element then Na is 8th element। अच्छा चलिए तो देखते हैं क्या कहते हैं सर इन्होंने, जो कहा भी देखेंगे अब। अगर Li आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। उन्होंने यही तो कहा है, अगर आपका Li फर्स्ट एलिमेंट है ना तो आपका सोडियम जो है वो 8th एलिमेंट है, और इसी तरीके से अगर आपका सोडियम फर्स्ट एलिमेंट है तो आपका पोटेशियम 8th एलिमेंट होगा। क्लियर। चलिए तो बेटा अब हमें कुछ कुछ बात समझ में आई है, लेकिन ये रूल भी आगे जाके, कैल्शियम से आगे जाके ये रूल भी हमें हमारा साथ छोड़ देता है, ठीक है। सर ये क्या हुआ, हाँ जी, यही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमें इन रूल के साथ। चलिए तो लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अब हम लिमिटेशन पढ़ते हैं। तो लिमिटेशन में सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि सर ये तो आपने हमें बता ही दिया, दिस लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। आफ्टर कैल्शियम every 8th element did not possess similar property to the first one। सर कैल्शियम के बाद जाने से 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर नहीं होंगी फर्स्ट के। क्लियर। तो इट वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट ओनली। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये जो रूल था आपका वो वर्क करेगा ओनली एंड ओनली लाइटर एलिमेंट्स पर। क्लियर। चलिए तो also as new element were discovered and the number expanded from 56 their property did not fit into the, एक और रूल आ गया सर, क्या करें अब, बहुत परेशान हो गए सर हम तो इस रूल से। चलिए तो भाई न्यू एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर होते रहे और नंबर वहां पर थे 20, अब हो गए कितने 56। तो इनके बीच में भी तो एलिमेंट आए होंगे बेटा, तो वे तो फिट हुए ही नहीं इस रूल में, तो ये रूल क्या हुआ, फिर से फेल हो गया। और आपको पता है एक असली रूल, अच्छा रूल वही होता है जो हर जगह फिट हो जाए। जब ये यहीं पे फिट नहीं हुआ, जब 56 एलिमेंट थी, जब 120 आएंगे तो तब क्या होगा इसका, तब तो सर ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, है ना। तो यही हुआ। चलिए तो फिर न्यूलैंड हैड आल्सो एडजस्ट 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। सर ये था ऐसा कुछ, हाँ ये था, ये देखिए, ये रहा देखो, कॉपर सॉरी कोबाल्ट और निकिल को इसने की जगह रखा, थेरियम और लैंथेनाइड को एक जगह रखा। तो देखो न्यूलैंड हैड आल्सो एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट एंड पेयर्ड टुगेदर some every unlike element in order to make the classification work। सर ने तो अपना रूल बनाना था इन्हें, इन्होंने तो सर फिट कर दिया किसी भी तरीके से, ठीक है ना। अब क्या करें, वो फिट नहीं हुए। लेकिन आपको मैं बता दूं कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ठीक है ना। जब आप वैलेंसी फैक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लाइक कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड आर प्लेस्ड विद FClBr which have different properties। ये तो आपके क्या है,
ये तो आपके हेलोजन होते हैं FCl BRI, है ना, और ये कोबाल्ट निकल आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। सर ये तो कुछ भी बात नहीं हुई। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल अलग था, तो रूल तो फेल होना ही था। अगर आप किसी वर्क को ऐसी भेड़ के कुछ करके, है ना, जुगाड़ वो लगा के कर दें, तो क्या वो कभी सही होगा? नहीं होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कुछ हमारे साथ। ठीक है, चलिए तो सर फिर नेक्स्ट लॉ ही पढ़ते हैं अब तो हम। ठीक है, आइए नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं। चलिए तो ये रूल थोड़ा सा सपोर्टिव आया था, बट अभी इसमें भी गलती आ गई थी। सर कुछ सही भी आया था, आएगा वो भी आएगा। मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। चलिए तो ये क्या है, इसने क्या कहा, इसने कहा मैनलीफ डिड द एक्सटेंसिव रिसर्च ऑफ द एलिमेंट wherein he reached the non-63 element known at that time with hydrogen and oxygen। तो जो अब की बार क्या थे, इन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज किया। अब देखते हैं कैसे किया। चलिए तो फिर द एलिमेंट विद सिमिलर फॉर्मूले ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, मतलब हाइड्राइड और ऑक्साइड के साथ जिनके सिमिलर फॉर्मूलाज थे, उनको इन्होंने क्या किया, वर अरेंज्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। मतलब बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है कि वर्टिकल कॉलम को आप क्या बोलोगे, तो आपका जो वर्टिकल कॉलम होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, एंड द एलिमेंट विद डिसिमिलर फॉर्मूला वर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज। और ठीक है, जो सेम फॉर्मूला के थे आपने उसको तो कॉलम में रखा, और जो डिफरेंट थे, डिसिमिलर फॉर्मूला वाले थे, उसको आपने हॉरिजॉन्टल रो में रखा। और किस तरीके से रखा, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्लियर, ध्यान से सुन लेना, ये भी जो पीरियोडिक टेबल आई थी वो भी आपकी बेस्ड थी किस पर, एटॉमिक मास पर। ठीक है, तो इसमें आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्लियर, तो इन्होंने भी क्या करा, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, किसके, एटॉमिक मास के। चलिए तो आगे पढ़ते हैं अब क्या हुआ फिर। चलिए तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। Now this was the most successful attempt among all the earlier attempts at classification of elements। मतलब क्वेश्चन में आया, तीन पढ़ चुके हैं आप, डोबेराइनर-स्ट्राइड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ऑक्टेव रूल एंड देन मेंडलिव्स। तो इन तीनों में, बल्कि इससे पहले भी बहुत आए हुए हैं, बट लेकिन हम उनको नहीं पढ़ते क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल रहे हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा लिखा हुआ है द मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल रहा है वो यही रहा है। ठीक है, he had noticed a relation between atomic masses of elements and their chemical and also physical property। इन्होंने रिलेशन ढूंढ लिया एटॉमिक मास का, किससे, एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से। क्लियर, चलिए तो फिर इन्होंने कहा, Mendeleev stated that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसके, एटॉमिक मासेस के। मतलब सर ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीटेशन होना प्रॉपर्टीज का, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है ना, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, इन्होंने देखा कि जो अगर मैं सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे रख दूं, तो जो प्रॉपर्टी थी ना एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होगी किसके, एटॉमिक मास के। मतलब कुछ टाइम बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट जरूर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूलैंड्स लॉ पढ़ा था, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो एट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी वो फर्स्ट के सिमिलर थी, तो इन्होंने भी यही कहा
इन्होंने कहा अगर एटॉमिक मास के बेस पे रख दूं मैं किसी चीज को तो वो जो है टाइम के बाद रिपीटेशन होगा प्रॉपर्टीज का। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं इसको। ये बना दी इन्होंने अपनी टेबल। चलिए कैसे बनाई, चलिए तो देखिए। मैंने भी आपको बताया था, क्या बताया था सर? हाँ जी बताया तो था मैंने भी आपको। मैंने आपको ये कहा था कि अगर हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम होगा तो आप उसको किस में रख दोगे? कॉलम में रख दोगे। लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो आप उसको रो में रखेंगे। तो सर ये जो एक इसमें रखे गए हैं तो सर क्या इनके फॉर्मूले सेम है? हाँ जी, ये देखिए ऊपर लिख भी दिया है, इनका ऑक्साइड का और हाइड्राइड का फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसी तरीके से जो सर सेकंड में है, सेकंड ग्रुप में है, तो क्या उनका सेम होगा? हाँ जी बिल्कुल सेम होगा, ये लिखा हुआ उनका फॉर्मूला। ठीक है, अभी सिखाऊंगा बेटा कैसे होते हैं ये भी। थर्ड में ये लिखी देखो, सबके फॉर्मूलाज लिख दिए और सबका सेम ही आएगा। सीखने हैं, चलिए तो सिखा देता हूँ कैसे होते हैं। चलिए तो आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए जिसका आपको लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है सोडियम। क्या लिया है मैंने? सोडियम। ठीक है, चलिए अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम का आपने एटॉमिक नंबर कितना पढ़ा है? 11 पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ई सी मैंने आपको 9th में सिखाए होंगे। तो 2 8 1। अगर किसी को नहीं भी आते हैं बेटा तो यू कैन कमेंट करिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैं उसी की वीडियो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सोडियम का बना लिया सर, वो आया आपका 281। आपको पता है कि जो आपके लास्ट उसमें होता है, ये शेल्स होती हैं आपकी, आपने पढ़ा था ना पिछले साल, ये सब शेल्स होती हैं आपकी। तो ये के है, ये एल है और ये एम है। जो आपकी सबसे लास्ट की होती है उसका आप बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, तो मतलब ये आपकी क्या है? वैलेंस शेल। ठीक है, और वैलेंस शेल जो है जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 है ये क्या हुआ आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिए मैंने आपको एक वो सिखाया था क्या? ऑक्टेट रूल। मैंने आपको कहा था कि कोई भी एटम क्या करेगा सर? हाँ जी, वो हमेशा इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। कितने हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन। सर तो उसका क्या फायदा? हाँ जी, तो उसका क्या फायदा? आपके पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, आपको कोई चीज परचेज करनी है, वो आपकी 8 रुपए की है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर केवल 1 रुपया है, तो क्या कोई आपको 7 रुपए देगा? सर देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप मेजोरिटी में हो ही नहीं। सरकार कौन बनाती है? जो मेजोरिटी में होती है। या फिर 40% के आसपास हो, 50% के आसपास हो। 50% के आसपास होगा तो क्या होगा? वो शेयरिंग कर लेगी किसी से, किसी दूसरे अदर पार्टी से, और वो सरकार बना लेगी। तो इसी तरीके यहाँ पे है। सर ये तो 1 है, ये तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं मेजोरिटी में, तो ये क्या करेगी? ये तो दे देगी कि भाई जिसे चाहिए ले लो। तो ये क्या करेगी? ये दे देगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अब जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या आ गया इस पर? पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं यहाँ पर, तो अब इसकी जो शेल हुई वो क्या होगी? 2 8। और अब आउटर मोस्ट में कितने हो गए इसके? 8 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो Na बनाता है पॉजिटिव। अब इसका देखिए Na पॉजिटिव। अब आपको इसके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। हाइड्राइड होते हैं आपके H नेगेटिव। देखिए अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो क्रॉस जाते हैं इस तरीके से। तो क्या फॉर्मूला बन गया आपका? NaH। क्लियर? अब अगर इसका ऑक्साइड बनाने लगूं मैं तो Na पॉजिटिव।
अब ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो O2 नेगेटिव होता है ऑक्साइड। आप इसी तरीके से निकालेंगे ना तो पता लग जाएगा। ऑक्साइड के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को 8 करने में कितने की रिक्वायरमेंट है? केवल 2 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस कारण इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो 2 कहां पे आ जाएगा? 2 यहां पर आ जाएगा, और 1 जो है वो आपका यहां पर आ जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? Na2O। क्लियर? इस तरीके से आप किसी के भी हाइड्राइड ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी के भी ऑक्साइड का या फिर हाइड्राइड का प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, आई विल सॉल्व इट। क्लियर? चलिए तो अब देखते हैं। चलिए तो ये हमारी चल रही थी ना, तो हमने इसमें ये देख लिया था कि जो हाइड्रोजन है ना, क्या है, जो हाइड्रोजन है इन सबके ऑक्साइड की जो फॉर्मूला था वो हमने इसके में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने Na का आपको फाइंड करके दिखाई, ये बैठा हुआ Na। हाइड्राइड का फॉर्मूला आया था आपका NaH, ये लिखा हुआ RH, R की जगह Na मान लो। और ऑक्साइड का फॉर्मूला आया था Na2O, तो ये आएगा R2O। क्लियर? तो आप इस तरीके से सबके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक बार आप इसको जस्ट पढ़ लेना, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सोल्व करनी है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना, आपको 30 एटॉमिक नंबर तक आपको सभी एलिमेंट लर्न हों और उनके मास भी साथ में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अचीवमेंट्स ऑफ। अब हम पढ़ते हैं अचीवमेंट्स। चलिए तो अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। चलिए तो ये क्या हुआ सर? चलिए तो he could place almost all the 63 elements with similar property in the same group। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो सेम प्रॉपर्टी के थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया। यहाँ पर ये सक्सेस हो गए, अचीव कर लिए। ठीक है, he had left, जहां पर हमें नहीं मिला इन्होंने वहां पर छोड़ दिया कि इस एलिमेंट की कोई प्रॉपर, मतलब इस प्रॉपर्टी का कोई एलिमेंट आएगा, आगे डिस्कवर होगा। तो he had left gaps for the elements which were yet to be discovered। ये देखिए, ये रहा स्पेस, बिल्कुल ये रहा स्पेस, ये ना स्पेस बिल्कुल छोड़ दिए, ये सब स्पेस इन्होंने छोड़े हुए हैं कि अगर इस प्रॉपर्टी का कोई आएगा तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। After careful study of the atomic masses of element, Mendeleev could actually predict the existence of some element। अब एक बात बताइए, मैं अगर ये बोलूं कि इस प्रॉपर्टी का कोई एलिमेंट आएगा तो मुझे आइडिया होगा कि हाँ कोई एलिमेंट अगर आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, तो मतलब उस एलिमेंट का मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया। ठीक है, विच वी हैड प्लेस्ड संस्कृत न्यूमरल एका टू द नेम टू प्रेसिडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। मतलब सर अब देखिए, एक बार आप पीरियोडिक टेबल पे आएंगे, ये रही पीरियोडिक टेबल आपकी, ये देखिए आपका बोरोन ये रहा, आपका एल्यूमिनियम ये रहा, एल्यूमिनियम से नेक्स्ट आपका आया कौन? गैलियम। ठीक है, तब तक फाइंड नहीं हुआ था लेकिन प्लेस्ड अब हमने कर दिया इसको। ये देखिए गैलियम का नाम हमने जो रखा है, गैलियम का नाम हमने जो रखा हुआ है वो कैसे रखा हुआ है? देखिए गैलियम जो था वो एल्यूमिनियम के ऊपर आया था, सॉरी एल्यूमिनियम के नीचे आया था, तो हमने क्या लगाया? ए का लगा दिया और एल्यूमिनियम लिख दिया। ऐसे स्कैंडियम जो है वो बोरोन से, बोरोन के नीचे आया हुआ है तो आपने उसको लिख दिया एका बोरोन। इसी तरीके से एका सिलिकॉन, जर्मनी। ठीक है, बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एका एल्यूमिनियम कौन से एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, या एका बोरोन जो है वो कौन से एलिमेंट को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको एक बार पढ़ लेने हैं। चलिए तो लिमिटेशंस या एनोनॉमस, तो लिमिटेशन तो हर एक चीज में आएंगे, जब तक हम फाइनल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक लिमिटेशन आएगी। और पीरियोडिक टेबल तो हमारी ऐसी है जिसको हम यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी लिमिटेशन है कुछ। चलिए तो क्या है पढ़ते हैं। चलिए तो सर सबसे पहले है ही कुड नॉट असाइन फिक्स्ड पोजीशन टू हाइड्रोजन। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, आपकी जो हाइड्रोजन है वो दोनों जगह प्रॉपर्टी शो करती है। वो किससे दिखाती है? वो एल्कली मेटल्स कौन कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, नाना पार्टिकल, है ना, इस तरीके से एल्कली मेटल से, और इसी तरीके से वो हेलोजन से भी हैं।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बारिश आई, अटारी। तो इन दोनों से वो प्रॉपर्टी जो है वो अपनी सिमिलैरिटी शो करती है प्रॉपर्टीज की, बट लेकिन हमने तो सर उनको हेलोजन के ऊपर रखा हो, सॉरी एल्कली के ऊपर रखा हुआ है। हाँ जी, ये जो आपकी लिमिटेशन है वो अब आप जो लॉन्ग फॉर्म यूज करते हैं उसके अंदर भी एज इट इज है ये। क्लियर, ये अब भी एज इट इज ही है। चलिए तो फिर isotopes pose a challenge as they are discovered long after when Mendeleev proposed his periodic classification of element। अब आप एक बात बताइए मेरे को, मास जो होता है आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन के दो आइसोटॉप होते हैं 12C और 14C। अब अगर आप उसको एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखेंगे तो कार्बन जो है एक बार तो 12C के अकॉर्डिंग आएगा, एक बार 14C के अकॉर्डिंग आएगा। तो मतलब एक ही एलिमेंट को दो पोजीशन दे दिया आपने यहाँ पे, तो इस कारण ये भी क्या है आप किसकी लिमिटेशन आई है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, the element with similar property were being grouped together but the order of atomic masses were being violated at some places। कैसे, अब देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो होता है 58.9, appeared before निकिल, निकल से पहले अपियर्ड हो गया जिसका एटॉमिक मास है क्या 58.7। आपके अकॉर्डिंग कौन आना चाहिए था पहले, हाँ जी कौन आना चाहिए था पहले, पहले सर 58.7 वाला आएगा। तो इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग पहले आएगा निकिल और उसके बाद आएगा आपका क्या कोबाल्ट। ठीक है ऐसे आएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी शो करती हैं वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो है ना ये पहले आना चाहिए था और ये बाद में आना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये भी आपकी एक लिमिटेशन होती है इसकी। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये आपकी सबसे अच्छी है, ये आपकी लगेगी भी, हर जगह अप्लाई भी हो जाएगी। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस इसकी भी हैं बट लेकिन नो इश्यूज, आप वर्क कर सकते हैं इसके बेस पे। चलिए तो फिर हमें एक आइडिया मिल गया था कि एटॉमिक मास जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, बट जब आपके हेनरी मोजले आए, इन्हीं को आप बोलते हैं क्या फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन्होंने बोल दिया मेंडलीव सर आप गलत थे, आप सही तो थे थोड़े से बट लेकिन आप थोड़े गलत भी थे। कैसे सर, इन्होंने कहा पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास के नहीं होती, एटॉमिक नंबर के होती है। सर अब समझ में आ रहा है कुछ, हाँ जी देखते जाइए आगे आगे भी। तो इन्होंने कह दिया in 1930 change the fundamental properties of classification of elements from atomic mass to atomic number। एटॉमिक मास से चेंज हो गई किसमें फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर में। क्लियर, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic number। अब आप ध्यान रखना स्टार्टिंग के जो तीन थे आपके कौन कौन से, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डॉबेराइनस लॉ ऑफ ट्रायड्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये तीनों के तीनों आपके बेस्ड थे एटॉमिक मास पर। बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आपको हेनरी मॉजले ने दिया था वो आपका बेस्ड था एटॉमिक नंबर पर, और जो हम यूज करेंगे वो हम यही यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी टेबल पूरी की पूरी आ गई है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन सबको इसी तरीके से अरेंज किया है, और मैंने आपको क्या कहा था कि प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन वाली जो लिमिटेशन है वो लास्ट तक चलती रहेगी। देखिए हाइड्रोजन को यहाँ पे दिया हुआ है हमने प्लेस, हाइड्रोजन लिथियम, ये एल्कलीज है आपकी सारी की सारी, ये क्या है आपकी एल्कली। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना वो यहाँ पे भी दिखाती है प्रॉपर्टी जो इसकी सिमिलर है वो इसके भी है। ठीक है ना, तो ये सब। चलिए तो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब पोजीशन कैसे देखेंगे,
टू फाइंड ग्रुप, ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे सर? बहुत सिंपल है, कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ जी बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आप सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिख दिया आपने, तो आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1 है। अभी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पढ़ा के आया हूं, ये ठीक है, तो ग्रुप नंबर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होंगे, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 1 और 2 होंगे, तो आप नॉर्मली जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। लेकिन देखिए, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1 और 2 देन ग्रुप नंबर इज 1 और 2 रेस्पेक्टिवली। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 3 4 5 6 7 8 देन ऐड नंबर 10 टू गेट ग्रुप नंबर। कैसे सर? अब देखिए, चलो इसको समझते हैं अच्छे से ना। अब देखिए इसको, फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था आपको मैंने पहले भी, एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, तो कितना होता है? 2 8 1। मैंने आपको बताया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होगा तो वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, तो इसका ग्रुप नंबर क्या आ गया? तो ग्रुप नंबर कितना आ गया इसका? 1। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा? 12। कितना होता है? 12। तो 12 का क्या होगा? 2 8 2 होगा यही। तो फाइनल क्या है उसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ना, तो इसका भी ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर इक्वल्स टू, क्लियर? अगर 1 और 2 होंगे तो ग्रुप नंबर भी सेम वो ही हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, किसकी बात करूं मैं? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का होता है 13। कितना होता है? 13। तो देखिए 2 8 3। सर आपने हमें बताया था कि अगर सर 1 और 2 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप एज इट इज लिख दोगे, लेकिन अगर सर 3 to 8 होंगे तो आप 10 ऐड करोगे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा कितना? 10 प्लस 3। कितना हो गया इसका ग्रुप? 13। क्लियर? अगर मैं बात करूं नियोन की, नियोन होता है हमारा 10। कितना होता है? 10। तो 10 का क्या होगा? 2 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 8 है ना, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस 8। कितना हो गया जी? 18 हो गया सर। बहुत सही पहचाना आपने। क्लियर ना? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पे सीएल का एग्जांपल लिखा हुआ है 287, तो 7 आया, तो इन्होंने ऐड कर दिया 10 उसमें, तो कितना हो गया? 17। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? ग्रुप तो फाइंड करना आ गया सब पे, अब पीरियड की बात कैसे करते हैं देखिए। टू फाइंड पीरियड, काउंट द टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड आउट। बहुत इजी है, देखिए हम स्क्रीन में बोर्ड अभी समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पर भी इसको। चलिए तो मैग्नीशियम कितना है? 12 होता है, तो 12 का कितना होगा? 282। कितना होगा? 282। चलिए तो कितना है? 12 है। 12 का कितना होता है? 282। तो इनको काउंट कर लीजिए। शेल है ना, के ये रही, एल ये रही, एम ये रही, तो आप इन्हीं को काउंट कर लीजिए। वो ये कहना चाह रहा है। कैसे सर? देखिए कैसे, देखिए 1 2 3, तो आपका जो वो है वो कितना हो गया? 3 हो गया आंसर, बस फाइनल। नहीं समझ में आया? देखिए तो कैसे, देखिए तो फिर ये आ रहा फाइनल आंसर आपका पीरियड नंबर 3। कितना आ गया आपका? पीरियड नंबर 3। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, जितने भी होंगे वही आपका पीरियड नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन कितना होता है? 6 होता है, 6 का 2 और कितना है? 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 गिवन है इसमें आपको, तो 2 एंड 4 का मतलब क्या है? 2 एंड 4 मतलब 2 जो है वो के शेल कौन सी है? के,
एंड 4 जो है वो कौन सी है, शेल के एल। तो कितनी शेल उसके अंदर, देयर आर 2 शेल। तो इन शॉर्ट इसका पीरियड नंबर भी क्या हुआ, इसका पीरियड नंबर भी कितना हो गया, 2, एज देयर आर 2 शेल्स। क्लियर। अगर आपको कोई भी एग्जांपल में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डिस्कस विद मी एंड आई विल लेट आई विल टेक सम। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13। 13 मतलब 2 8 3। तो शेल नंबर के एल एंड दैट दिस इज एम। तो कितनी शेल हुई, 3। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, क्लियर। चलिए तो देखते हैं, सॉरी पीरियड नंबर भी कितना हो गया उसका, 3rd हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी तो मैंने आपको समझाई हुई है। वैलेंसी होती क्या है, द टेंडेंसी टू कंबाइन, the tendency to combine either by losing, gaining or sharing electrons। मतलब सर 8 इलेक्ट्रॉन करने उसको, वो कैसे भी कर सकता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को चाहे लूज करे, चाहे उस गेन करे, चाहे वो शेयर करे। मतलब सर चाहे तो भाई अपने इलेक्ट्रॉनों को दे दे किसी को, चाहे वो किसी से ले ले, और चाहे वो शेयरिंग कर ले किसी से, वही आपकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, आपको वैलेंसी टॉपिक मैंने भी थोड़ी देर पहले भी समझा दिया था कि आप वैलेंसी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, वैलेंस नंबर पर। ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा चलिए तो अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, मतलब देखिए देखिए अगर आप टॉप टू बॉटम आ रही है, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है। अगर आप आ रहे हैं टॉप टू बॉटम तो आपकी वैलेंसी चेंज नहीं होगी। मतलब आपकी वैलेंसी ग्रुप में सेम रहती है। आपकी वैलेंसी क्या रहेगी, ग्रुप में सेम रहेगी। बात समझ में आ गई, लेकिन पीरियड में सेम नहीं रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो वैलेंसी होती है वो आपकी ग्रुप में सेम रहती है, लेकिन पीरियड में आपकी वैलेंसी सेम नहीं रहती। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा ये होगा, हम ये भी बता सकते हैं कि किसकी प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है। अगर वैलेंसी सेम है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। आई कुछ बात समझ में, नहीं आई, दोबारा से समझते हैं। देखिए तो अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, वैलेंस शेल में या फिर आउटर मोस्ट शेल में सेम होंगे तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इसको हम ऐसे याद करते हैं, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। इसमें कितने हैं, 2 हैं। इसमें कितने हैं, 2 हैं। 2 2 2 है ना, तो अब इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी। अगर इसमें बात करें बोरोन एल्यूमिनियम, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में 3 3 है ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पर कैसे चेंज होगा, देखिए आप एक बात बताइए, कोई क्लास है, उसका सेंटर ये रहा, आपको एक व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ इसको। ये आपका कोई सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर हुआ। सेंटर से एक शेल ऐसे बढ़ी, एक शेल ऐसे बढ़ी, एक और बढ़ी, मतलब इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ शेल्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी तो क्या होगा उससे, उससे सर साइज बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए भाई। शेल्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं। अब देखिए एक शेल ये, तो अगर आप बात करें इसमें, ये देखो यहाँ के सेंटर की बात करो तो सेंटर से ये रेडियस ज्यादा है या फिर सेंटर से ये ज्यादा है, या फिर ये ज्यादा है। तो सर क्या सबको पता है ये मैक्सिमम है ये वाली, और ये वाली सबसे मिनिमम है। तो बेटा मैं क्या बताना चाह रहा था, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, रेडियस जो है एटम की वो भी इंक्रीज होगी। देखिए एटॉमिक साइज या फिर रेडियस ऑफ एन एटम कैसे देखेंगे,
द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड। मतलब न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल की जो रेडियस है वही आपकी क्या होती है, साइज होती है। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक बात का ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम ये देखिए, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम में, ये टॉप टू बॉटम ही जा रहे हो आप। शेल कितनी है, 2 है। यहाँ पे कितनी है, 3 हो गई। अब यहाँ पे कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे 5 हो जाती है और यहाँ पे 6 हो जाती है। तो शेल इंक्रीज हो रही है। आपको मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे शेल इंक्रीज होंगी नंबर ऑफ सॉरी साइज भी क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड टू न्यू शेल, तो which increase the distance between the valence electron and the nucleus so that atomic size increases। ठीक है, तो atomic size increases down the group, ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज जो होता है वो आपका इंक्रीज होता है। एक बात का ध्यान रखना, अपोजिट होते हैं दोनों चीजें। अगर जो टॉप टू बॉटम होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। ग्रुप में क्या और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है सर, देखिए, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल अलोंग ए पीरियड लेफ्ट टू राइट। मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होनी है। ये देखिए, वैलेंस इंक्रीज हो रही है, 1 2 सॉरी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, 4 5 6 7 एंड देन 8। तो द वैलेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दस वैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4। सबसे पहले तो क्या होती है, 1 to 4 इंक्रीज होती है, और डिक्रीज कहां से होती है, 3 से 0 के फिर इंक्रीज होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 आ गए ना, तो 5 8 में से माइनस करके, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 5 से 8 को करने, इस कारण। तो वैलेंसी चेंज एज वी मूव अलोंग ए पीरियड, वैलेंसी चेंज हो रही है कैसे, अलोंग ए पीरियड। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, एटॉमिक साइज कब देखते हैं, तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू सेम शेल। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो आप, उसी शेल में ऐड कर रहे हो। भाई यहाँ पे देखिए, आपकी सेकंड नंबर की शेल चल रही है ना, तो सेकंड नंबर की शेल में आप सब कुछ ऐड कर रहे हो, 2 3 सब किस में ऐड हो रहे हैं, सेकंड नंबर की शेल में ऐड हो रहे हैं। तो सेम शेल ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दस द न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा वो इंक्रीजेस हो जाएगा मच मोर एंड टेंड्स टू पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। भाई क्या होगा, न्यूक्लियस है आपका वो पॉजिटिव है, जब आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उधर बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव बैठा हुआ है। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन तो होता ही है, तो वो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे बहुत ज्यादा, जिससे शेल क्या होगी, शेल थोड़ी सी किसकी साइड को जाएगी, न्यूक्लियस की साइड को जाएगी, जिससे क्या होगा, साइज आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेंड्स इन मॉडर्न क्या है ये, इन ए ग्रुप। आप कौन कौन से मॉडर्न पे, सबसे पहले मेटेलिक पढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, मेटेलिक होती क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की मैं बात करूं तो मेटल्स होती क्या है, भाई मेटेलिक प्रॉपर्टी भी तो मेटल से आई है। मेटल होती क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये क्लास है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए स्क्रीन पर, ये आपकी क्लास चल रही है, यहाँ पे आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो सबसे आगे रो में बैठते हैं, सीट्स ऐसे अरेंज है सपोज, है ना, एक आपको डोर यहाँ पे मिला हुआ है और एक आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपके क्लास पढ़ा। तो सबसे ज्यादा टीचर का जो माइंड होगा वो किस पर सेट होगा, वो आगे वाले स्टूडेंट्स पे होगा। किस पे होगा, जो आगे बैठे हुए स्टूडेंट्स, नहीं होगा या उनका यहाँ पर होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, और यहाँ पे उससे सबसे कम यहाँ पे होगा। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर साइज बड़ा हो जाए, भाई जब केवल एक शेल थी तो न्यूक्लियस के बीच में और शेल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा था। सेकंड शेल आई, कम हुआ थोड़ा सा, थर्ड शेल आई और कम हुआ थोड़ा सा, फोर्थ आई और कम हुआ थोड़ा सा, और फिफ्थ आई तो बिल्कुल ही कम हो गया। तो मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, तो क्या अट्रैक्शन, एक टीचर का बच्चों पर से जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कम होता जा रहा है। बच्चे क्या करेंगे,
जो यहाँ पर बैठे हुए होंगे वो चुपचाप उठ के जा भी सकता है उनमें से एक दो, या वो कुछ अदर सब्जेक्ट का वर्क भी कर सकते हैं, हो सकता है ना। तो मेटल्स में भी क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगी वो जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इजी हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। भाई मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो मतलब सर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत जल्दी लूज हो रहा है, तो इसका मतलब वो इंक्रीज हो जाता है डाउन तक। तो इसका मतलब जो आपका पोटेशियम है वो मोर मेटेलिक है इन द कंपैरिजन ऑफ सोडियम। क्लियर। देखिए फिर 10 कैटायन, कैटायन होते हैं पॉजिटिव आयन, फॉर्मेशन टेंडेंसी आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो रियलिटी है भाई, जब मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप तो कैटायन जो होंगे, पॉजिटिव आयन जो होंगे जल्दी फॉर्म होंगे, तो नीचे जाने में जल्दी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिक ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन। बेसिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड टेंडेंसी आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों सर, भाई मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, अब मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वही तो बेसिक होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी तो इंक्रीज होगी। तो बेसिक ऑक्साइड टेंडेंसी आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्गर बेस इन वाटर, लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्लियर, बात समझ में आ गई सभी को। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक की, मेटेलिक की हमने पढ़ ली, अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटेलिक की। नॉन मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी को, टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लिखा हुआ है देखिए, increases as we go from left to right along a period due to decreasing atomic size. सॉरी, यहाँ पे इसने लेफ्ट टू राइट बताया हुआ है, ठीक है, मतलब अलोंग ए पीरियड पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको ग्रुप के लिए बता दिया है। ठीक है, इंक्रीजेस, भाई मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रुप में डिक्रीज होगी नॉन मेटेलिक, तो सर पीरियड में तो इंक्रीज होगी, अपोजिट होते हैं ना। तो इंक्रीज एज वी, आप बताइए मैंने क्या कहा था कि साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज हो जाएंगे, तो अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं, साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए लिखा हुआ है नॉन मेटेलिक इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। यही बताया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड आउट ऑफ द बाउंड ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो Na जो है वो मेटेलिक है, बट लेकिन Cl क्या है, नॉन मेटेलिक है। आप देख रहे हो ना कि Na एक साइड में आता है, इधर आता है ग्रुप 1 में, और Cl क्या है, ग्रुप 17 में जाके आता है। तो इधर की साइड मेटल्स हैं और उधर की साइड नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन वाले होते हैं, वो फॉर्म करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होते हैं, नेगेटिव फॉर्म होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। ठीक है ना, साइज इंक्रीज होने पे जो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी थी वो इंक्रीज हो रही थी, इसी तरीके से साइज डिक्रीज होने पर जो नॉन मेटल की है वो भी इंक्रीज होगी। देखिए एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल फॉर्म टेंडेंसी आल्सो इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर एसिडिक इन नेचर इन टर्न्स। क्लियर। अगर अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी इश्यू है, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो देन यू कैन कांटेक्ट विद मी एंड इन द लास्ट, ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी ऑलवेज, और वो भी ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को देखें अच्छे से। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ना इसको।